This is lecture number 22 of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली लेक्चर नंबर 21 में हमने सिर्फ क्वेश्चन किया था। मैं आपको लेक्चर नंबर 21 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। लेक्चर नंबर 20 में एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है, इन साइक्लिक कंपाउंड व्हेन कायरल सेंटर एंड जीआई सेंटर आर कॉमन देन काउंट ओनली कायरल सेंटर फॉर द वैल्यू ऑफ n। इसका क्या मतलब है कि हम TSI कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला लगाते थे उसमें n का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड में कायरल सेंटर भी है और GI सेंटर भी है तो हम n का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कायरल सेंटर को काउंट करके। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक कायरल सेंटर है, एक इसमें कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड में ये जो कार्बन है, ये आपको पता है साइक्लोएल्केन वाला कि एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन जिस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है तो वो GI शो करेगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ सिर्फ कायरल सेंटर को देखेंगे। तो 2 कायरल सेंटर है तो n = 2 लगाते हैं, n इवन है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो p का वैल्यू n/t होता है और हम TSI 2n-1 + 2p-1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इन साइक्लिक कंपाउंड व्हेन कायरल सेंटर एंड GI सेंटर आर कॉमन देन काउंट ओनली कायरल सेंटर फॉर द वैल्यू ऑफ n। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मीजो फॉर्म। अच्छा, बोल रहा है कि इन सब में से कौन सा कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मीजो फॉर्म। तो आपको पता है मीजो फॉर्म में क्या करते हैं, एटलीस्ट हम 2 कायरल सेंटर ढूंढते हैं और इस मॉलिक्यूल में या तो POS या COS या दोनों प्रेजेंट होता है तो हम इस कंपाउंड को मीजो बुलाते हैं। तो देखिए 2,3-पेंटेन डायोल का स्ट्रक्चर ये होता है 1 2 3 4 5 2,3 पेंटेन डायोल। सो देखिए, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं पर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है तो ये मीजो नहीं होगा। इसमें देखिए 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है और अगर कायरल सेंटर ही नहीं है तो मीजो की बात ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसमें देखिए 2 कायरल है, 2 कायरल सेंटर है और इसमें देखिए सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो ये मीजो शो कर सकता है। कैसे शो करेगा, आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइएगा, दोनों मिथाइल वेज पे हो और सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मीजो शो कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो। मतलब आपके पास 9 एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है कि कौन इसमें से मीजो शो करेगा। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसमें आपको 2 कायरल सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है, और सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यानी कि इस कंपाउंड में POS प्रेजेंट है। और अगर ऐसा है तो आपको पता है जब भी 2 कायरल सेंटर है POS प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड क्या होगा, मीजो। इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, इस ग्रुप को फिक्स करके इसको आप ऐसे रोटेट करिए। रोटेट करिएगा तो H यहाँ आएगा, Me यहाँ आएगा, OH नीचे आएगा। तो सिमिलरली ये कंपाउंड रोटेट करने के बाद ऐसा दिखने लगेगा। तो सिमिलरली इसमें भी POS होगा और ये भी मीजो होगा। इस कंपाउंड में देखिए, ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, 2 कायरल सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड मीजो होगा। इसमें देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 कायरल सेंटर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे है, OH को इससे ज्वाइन करिए, Me को Me ज्वाइन करिए तो एक ही पॉइंट से पास करता है और 2 कायरल सेंटर है तो ये भी मीजो होगा। इसमें देखिए, इसमें एक बेसिकली आप कौन सा है, स्लाइस POS है, तो स्लाइस POS है तो ये भी मीजो होगा और कायरल सेंटर है। इसमें देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आप दोनों तरफ मिलाइए, हर तरफ आपको एटम सेम आएगा तो ये भी मीजो है। सिमिलरली ये भी, इसमें सिमेट्री है और 2 कायरल सेंटर है, ये भी मीजो है। देखिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है
सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये भी मीजो है। सिमिलरली इसमें देखिए जो कटेगा वो बटेगा, यानी कि इधर से हम इसमें सिमेट्री देख सकते हैं तो ये भी मीजो होगा। दो एग्जाम्पल और देखिए, इस दो एग्जाम्पल को देखिए, इसमें भी ये कटेगा, जो कटेगा वो बटेगा तो ये भी मीजो होगा। सिमिलरली इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये भी मीजो होगा, यानी कि जितने भी कंपाउंड हैं वो सब मीजो कंपाउंड्स हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आपके पास गिवन है, और आपको बोला है कि इन दोनों न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या रिलेशन है वो बताना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को फीचर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए ये है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे नीचे मिथाइल है तो इसको मान लेते हैं फ्रंट कार्बन पे नीचे मिथाइल है, इधर H है और इधर OH है तो हमने OH लगा दिया। फिर देखिए ये है बैक कार्बन, बैक कार्बन पे मिथाइल ऐसे है तो हमने मिथाइल ऐसे लगा दिया, OH इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो OH लगा दिया, H इधर है और OH है राइट हैंड साइड में तो वो हमने लगा दिया। फिर इस कंपाउंड, इस न्यूमैन का भी आप फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। तो देखिए ये फ्रंट कार्बन के नीचे मिथाइल, फ्रंट कार्बन के नीचे मिथाइल, लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में OH, वो हमने डिनोट कर दिया। फिर आप बैक कार्बन को देखिए, बैक कार्बन के ऊपर मिथाइल, लेफ्ट साइड में OH, राइट साइड में H। अब ध्यान से देखिए, क्या ये कंपाउंड को देखिए, इसमें दो कायरल सेंटर, सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड अपने आप में मीजो है। ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड मीजो होता है, रिलेशनशिप मीजो नहीं होता है। रिलेशनशिप सिर्फ इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर होता है, या होमो या आइडेंटिकल। कंपाउंड मीजो होता है, रिलेशनशिप मीजो नहीं होता है। तो ये कंपाउंड मीजो है, पर इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो बताइए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं है, क्योंकि इधर OH है तो इधर OH होना चाहिए, मिरर इमेज ही नहीं है तो हम इसको डायस्टीरियोमर बुलाएंगे। अगर मिरर इमेज होता तो एनेंटियोमर बुलाते, मिरर इमेज नहीं है डायस्टीरियोमर बुला रहे हैं। सो सिंपल। मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, तो अब ध्यान से सुनिए, एक कायरल सेंटर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो R होगा या S होगा। तो अगर आप R कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक ही कायरल सेंटर है तो इसका मिरर इमेज S होगा, तो ये दोनों एक दूसरे में एनेंटियोमर होंगे। और अगर इसका R है, इसका भी R है, या इसका S है, इसका भी S है, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है तो एक ही होगा उसका नाम, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में आपको एक ही कायरल सेंटर दिखे तो वो कंपाउंड कभी डायस्टीरियोमर नहीं हो सकता है, या तो वो इनैंशियोमर होगा R और S, या आइडेंटिकल होगा। डन। और मीजो तो होना ही नहीं है, क्योंकि मीजो में एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए था। तो एक कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, वो या तो इनैंशियोमर शो होगा या आइडेंटिकल होगा, ना तो डायस्टीरियोमर शो करेगा ना वो मीजो होगा। डन। इसको लिख लेते हैं। सो एक कायरल सेंटर वाला कैन नेवर बी डायस्टीरियोमर, एज R का S तो इनैंशियोमर, R का R तो आइडेंटिकल बन सकता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपके पास है कि आपको एक कंपाउंड दिया है लैक्टिक एसिड, और बोला है कि लैक्टिक एसिड में 30% तो D है, 70% L है। तो आपको बताना है कि जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। देखिए अगर 30% D है लैक्टिक एसिड में तो 30% ही L होगा, तो 70 + 30 100 है, 30 + 30 60% DL हो गया, तो बचा जो 40% वो L ही होगा। और ये 30% D 30% L मिल करके रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, जो 40% L बचा, इसी के कारण से तो जो नेचर है सॉल्यूशन का वो आएगा, और 40% L बचा, L मतलब लीवो रोटेटरी, तो जो सॉल्यूशन का नेचर होगा दैट विल बी लीवो रोटेटरी। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मान लीजिए आपको बोला कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 72, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है 72, और आपको बोला कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। कहने का मतलब है कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, ये आपसे पूछा गया है।
तो आप क्या करिएगा, जब ये मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया, इस मॉलिक्यूलर वेट को आप कंपेयर करिएगा 3 फॉर्मूले से। जैसे इसको, इस 72 को आप कंपेयर करिएगा 14n+2 से, 14n से और 14n-2 से। और अगर इसको कंपेयर करने से n आपका होल नंबर आ जाए, तो ये मॉलिक्यूलर वेट, ये जो कंपाउंड होगा जिसका मॉलिक्यूलर 72 है वो एल्केन होगा। या इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दे और n होल नंबर में आ जाए तो ये एल्कीन होगा। या इसको सेटिस्फाई कर दे, n होल नंबर में आ जाए तो ये एल्काइन होगा। ठीक है, जैसे ये 72 है तो आप 72 इसमें सेटिस्फाई करके देखिए, तो 14n+2 = 72, इसको इधर ले जाइए तो 14n = 70, n = 5, यानी 5 एक होल नंबर है। तो ये जो 72 वाला मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होगा वो एल्केन होगा। और n 5 है तो ये कौन सा एल्केन होगा, C5H12। इतना समझ में आया? अच्छा, C5H12 को आपको पूछता है आइसोमर बताइए, तो इसके 3 आइसोमर बनाएंगे। एक तो आप नॉर्मल पेंटेन बना दीजिए 5 कार्बन का, 5 कार्बन का नॉर्मल पेंटेन। एक आप आइसोपेंटेन बना दीजिए। कैसे, इसको इधर लेके आइए, ये आप आइसोपेंटेन बना दिए। एक आप इसका न्यूपेंटेन बना दीजिएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये आप न्यूपेंटेन बना दिया इसका। तो इसके 3 आइसोमर। अब आपसे पूछा है कि इसमें एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किसका हो सकता है, मतलब कि 1 डिग्री कार्बन, इसमें सिर्फ 1 डिग्री कार्बन कौन प्रेजेंट है इसमें। तो देखिए, न्यूपेंटेन में सिर्फ 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 डिग्री ही क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव सिर्फ इसी का बनता है, न्यूपेंटेन का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट देके नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आस्क्ड। सो कंपेयर दैट गिवन मॉलिक्यूलर वेट दिस फॉर्मूला। m = 14n+2, n होल नंबर आता है तो एल्केन होगा। m = 14n, n होल नंबर आता है तो एल्कीन होगा। m = 14n-2, n होल नंबर आता है तो एल्काइन होगा। जैसे m = 72 दिया, इसको इससे कंपेयर किए तो n होल नंबर आया तो एल्केन होगा। और 5 है तो ये कौन सा एल्केन होगा, C5H12। इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, n पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन। और न्यूपेंटेन ये एक मोनोक्लोरोवेटिव डेरिवेटिव देगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। अब ध्यान से सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एंथ्रासीन लिख के दे दे, एंथ्रासीन लिख के दे दे और आपसे पूछे कि एंथ्रासीन में आप नंबरिंग करके बताइए। क्या बोला, एंथ्रासीन में नंबरिंग करके बताइए। एंथ्रासीन का पहले स्ट्रक्चर देखिए, तो 3 फिनाइल रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये 3 फिनाइल रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों आइडेंटिकल रिंग हैं। तो एंथ्रासीन में जो नंबरिंग करते हैं वो आइडेंटिकल रिंग से करते हैं। तो मान लीजिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4। तो अब इस रिंग को नंबर करने के बाद हम आइडेंटिकल रिंग को नंबर करेंगे, बीच में नहीं जाएंगे। तो 4 इसको दिए तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 और तब इसको नंबर करेंगे 9 10। तो एंथ्रासीन में नंबरिंग ऐसे करते हैं। या आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए तो 1 2 3 4, फिर आप इस रिंग पे लौट के आइएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल रिंग है तो पहले इन दोनों का नंबरिंग होगा, बाद में बीच वाले का। तो एंथ्रासीन में नंबरिंग ऐसे होता है। ठीक है, सो एंथ्रासीन में नंबरिंग हम आइडेंटिकल रिंग वाले को करते हैं तो 1 2 3 4, फिर आइडेंटिकल ये है तो 5 6 7 और फिर 8 और फिर 9 और 10। इस क्वेश्चन को देखिए, ये है टरफिनाइल सिस्टम, यानी 3 बेंजीन ग्रुप है। और देखिए यहाँ पे आपका जो है बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। तो ध्यान रखिएगा, टरफिनाइल सिस्टम जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि ये दोनों जो लास्ट में है फिनाइल, ये बेसिकली प्लेनर हो जाता है। अगर प्लेनर हो जाता है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो याद रखिएगा, टरफिनाइल सिस्टम ये होता है बल्कि ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम पढ़ेंगे रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन और अमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग। ठीक है, तो सुनिए,
ये देखिए आपके पास अमाइन है NR1 R2 और इस पे लोन पेयर, और ये इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ये है कार्बोएनाइन, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए दोनों में आपको एक एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये ग्रुप क्या होते हैं, फ्लिप कर जाते हैं, यानी कि ये ग्रुप उठ करके इधर चल जाएंगे, ये ग्रुप उठ करके इधर आ जाएंगे। तो बोथ हैव वन कायरल सेंटर बट येट ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन से। जैसे ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ये पहले ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में था, अब ये इन्वर्ट करके ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और जो इस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल हो जाता है। 6 कैलोरी पर मोल वो रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल हो जाता है। सिमिलरली इसमें देखिए रूम टेम्परेचर पे ये तीनों ग्रुप इन्वर्ट करके इधर चला है, तो ये कायरल तो है पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कंडीशन क्या है हम रैपिड अम्ब्रेला शो करने का, कि जो मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये जो देखिए आपका जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, पहली बात। ओपन चेन होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात कि इसके ऊपर या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो इसको लिख लेते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एबव कन्वर्जन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, सो कांट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज नॉन रिजॉल्वेबल। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आपके पास ये है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ फ्लिपिंग, यानी कि रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखिए इसमें चेन प्रेजेंट है, चेन जैसे ही प्रेजेंट है, ओपन चेन नहीं है तो ये फ्लिपिंग नहीं करेगा। इसमें भी देखिए चेन प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, चेन नहीं, क्लोज चेन है तो ये भी फ्लिपिंग नहीं करेगा। इसमें ओपन चेन है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, लेकिन इसमें देखिए ना तो लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी फ्लिपिंग शो नहीं करेगा। इसमें देखिए कार्बन सेकेंड पीरियड है, ओपन चेन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये फ्लिपिंग शो करेगा। फिर इसमें देखिए ये थर्ड पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड हो गया तो ये भी फ्लिपिंग शो नहीं करेगा। हाँ, पर ये कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। समझ में आया? यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आइसोमेरिज्म चैप्टर। अब हम बनेंगे GOC 1 या रिएक्शन मैकेनिज्म 1। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनिए, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इसमें आपको AB जो है एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है XY से, बीच में इंटरमीडिएट बना और प्रोडक्ट बना AX और BY। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मतलब A और B के बीच का जो बॉन्ड था वो टूटेगा, XY के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड, मतलब AX के बीच में नया बॉन्ड बना, BY के बीच में नया बॉन्ड बना। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, एक टर्म आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि AB में कैसे बॉन्ड टूटा, क्या कारण था बॉन्ड टूटने का, XY में कैसे बॉन्ड टूटा, क्या कारण था बॉन्ड टूटने का, फिर AX में बॉन्ड क्यों बना, फिर BY में कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना, इंटरमीडिएट स्टेबल है या नहीं, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इन सब चीज़ को जहाँ पे पढ़ते हैं वो बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, अब देखिए कैसे, आपको यहाँ पे देखिए AB और XY है, तो कैसे हम बोलेंगे कौन सबस्ट्रेट है कौन रिएजेंट है। NCERT बोलता है कि सबस्ट्रेट वो होता है एक रिएक्शन में जो क्या करता है, प्रोडक्ट में अपना कार्बन सप्लाई करता है। कैसे, इस एग्जांपल को देखिए, CH3Br OH के साथ रिएक्ट करके CH3OH और Br नेगेटिव बना रहा है। तो देखिए OH जो है वो CH3 से जुड़ करके प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट में जो कार्बन है, प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो कौन दे रहा है, CH3Br। इसीलिए NCERT बोलती है कि सबस्ट्रेट हम उसको बुलाएंगे जो कार्बन डोनेट करेगा प्रोडक्ट को, जो कार्बन, प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो सबस्ट्रेट से आएगा, इसलिए इसको सबस्ट्रेट बुला रहे हैं। लेकिन अगर सबस्ट्रेट
मतलब इधर भी कार्बन हो और इधर भी कार्बन हो और प्रोडक्ट में भी कार्बन हो, तब जो हमारा चॉइस होता है वो आर्बिट्ररी होता है। हम किसी को भी सबस्ट्रेट, किसी को भी रिएजेंट मान सकते हैं, लेकिन फोकस हम सबस्ट्रेट उसी को मानते हैं जिस पे हमारा फोकस है, जिस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें सबस्ट्रेट बेंजीन था, इसमें भी कार्बन है, प्रोडक्ट में भी कार्बन है, रिएजेंट में भी कार्बन है, तो किसको सबस्ट्रेट माने? तो देखिए इसको सबस्ट्रेट मानेंगे क्योंकि हमारा फोकस जो है वो बेंजीन पे, और बेंजीन पे फोकस है तो हम सबस्ट्रेट इसको मानेंगे। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए बेसिकली कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है? एक तो बॉन्ड कैसे क्लीवेज कर रहा है, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, फिर जो अटैकिंग पार्टिकल है, अटैकिंग पार्टिकल रिएजेंट, अटैकिंग पार्टिकल कौन सा है, फिर इंटरमीडिएट क्या बना उसके बारे में भी पढ़ते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सो कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज और फ्यूजन, फिर अटैकिंग रिएजेंट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दैट्स इट।